गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं टीकेंद्र गुप्ता, शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज रोहता। सब्जेक्ट सोशल स्टडी में आपका जो टॉपिक है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इनके माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि ग्लोब से क्या होता है, ग्लोब से हम क्या ज्ञात करते हैं, समय देशांतर से क्या होता है, समय से क्या होता है, किस प्रकार की जानकारी मिलती है। जैसा कि ग्लोब के बारे में हम चर्चा करते हैं तो ग्लोब जो है ये बड़े आकार में और छोटे आकार में, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोलाकार है। पृथ्वी को यदि हम इसका महत्व देखते हैं तो ग्लोब के माध्यम से ही हम एक जगह से दूसरी जगह के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि यदि छोटा ग्लोब यदि मानचित्र के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि हम ग्लोब से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। इसमें हमें कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। जैसा कि हम चर्चा करते हैं, हेलो स्टूडेंट, ग्लोब और अक्षांश देशांतर के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि ग्लोब और अक्षांश देशांतर को जानने के लिए हम इसका पृथ्वी का आकार कैसा होता है, ग्लोब क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या हैं, कर्क मकर भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा व समय क्या होता है, स्थानीय व मानक समय क्या है, भारतीय मानक समय किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो इनको सब पढ़ने से हमको यह पता चलेगा कि किस चीज के बारे में किस प्रकार से हमें समझना है और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। बात करते हैं पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार, ये पृथ्वी हमारी जो वास्तविक आकृति के समान चपटे वृत्ताकार के समान दिखाई पड़ती है, परंतु पृथ्वी के जो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अर्थव्यासों में इतना कम अंतर पाया जाता है। जो इसका अंतर है 21.5 किलोमीटर है। इसकी आकृति को लगभग गोलाकार या नारंगी के समान हम दिखाई पड़ती है। हमारी पृथ्वी त्रियामी अर्थात पृथ्वी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, तीन दिमाएं या तीन प्रकार की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है, या ध्रुवों पर चपटी दिखाई पड़ती है। इसे गणितीय दृष्टि से हम बात करते हैं तो इसके पृथ्वी को जियार्ड कहा जाता है। जियार्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो व्याकार या दो शब्दों में जियो प्लस आईडी से मिलकर बना होता है, जो हमारी पृथ्वी और उसके त्रिविमीय आकृति होने को प्रदर्शित करती है, ज्ञात करती है कि पृथ्वी जो वास्तविक आकृति को प्रदर्शन करने के लिए यह एक मॉडल के रूप में ग्लोब का निर्माण करती है, जिसके माध्यम से हम हर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। बात करते हैं ग्लोब। ग्लोब जो है पृथ्वी की जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी या हम धरती कह सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल मॉडल ग्लोब, जिसमें विश्व भर का मानचित्र मापा जाता है, जिसको प्रोजेक्टर के माध्यम से बनाया जाता है, जो किसी ग्लोब के लिए 1.40 मिलियन की स्केल को मापा जाता है। इसको लैटिन भाषा या लैटिन शब्द ग्लोब ओ, जिसका अर्थ होता है गोल, उसी के ग्लोब शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह धरती का सबसे सटीक या वह विश्व मानचित्र उल्लेख या प्रतीक होता है। ग्लोब को देखने पर विश्व के जो कॉम्प्लेक्स
या स्ट्रक्चर होता है वो विषय से ज्ञात होता है कि इन सभी देशों के लिए, क्षेत्र के लिए या क्षेत्रफल के लिए हम इनके अनुसार किस प्रकार या निर्धारित करते हैं या निर्धारित कर सकते हैं। ये ग्लोब के माध्यम से ही संभव होता है। ग्लोब का निर्माण किस प्रकार से होता है, जो कि ग्लोब छपे हुए रंगीन मैप से ग्लोब का कवर के रूप में इसका निर्माण किया जाता है, या मैप के एक अंत पर जो पर्थ पोल व दूसरे साउथ पोल पर दर्शाया जाता है एक छोटे डिस्क द्वारा। नॉर्थ पोल, जिसको पोल की गड़बड़ी या ढांचा होता है। जैसा कि हम बात करते हैं, जब तक दो बिंदु सही से नहीं मिल पाते तब तक ग्लोब को बनाना या सेट करना उचित नहीं हो पाता। धरती का सटीक अध्ययन केवल ग्लोब द्वारा ही संभव होता है। इसमें प्रत्येक देश एक दूसरे के कितना बड़ा या कितना छोटा होता है, इसका हम सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। ग्लोब द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि ग्लोब में यह भी मालूम चल सकता है कि इस देश के लिए कितना समय लग रहा है। एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में धरती को देखते हैं तो यह ग्लोब जैसा ही नजर आता है। अब हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं। इनसे हमें क्या क्या ज्ञात होता है, जैसा कि अक्षांश से इसका समांतर पूर्व पश्चिम दिशा से एक दूसरे के समांतर होता है, या समांतर खींचे जाते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो दोनों ध्रुव के जो समान दूरी पर खींचे गई काल्पनिक रेखा होती है या काल्पनिक वृत्त होता है, उसे हम काल्पनिक रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। हम इस वृत्त को, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटते हैं और सभी अक्षांश समांतर में बड़ा होता है। जो अक्षांश होते हैं समांतरों में वो बड़े होते हैं, अतः इसे हम वृत्त या ग्रेट सर्किल कहते हैं। अन्य सभी समांतर रेखाएं विषुवत रेखाएं से छोटी होती हैं और ये जो ग्लोब होता है वो दो भागों में विभक्त होता है, बटा हुआ होता है। इन्हें हम लघुवृत्त या स्मॉल सर्किल या विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश समांतरों की लंबाई उत्तरोत्तर घटती जाती है। ये क्रिया जो होती है, ध्रुवों की कोई लंबाई नहीं होती और ये बिंदु मात्र ही होते हैं। बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे कि यह पृथ्वी हमारे चारों ओर जो सौरमंडल का सदस्य कहलाता है, इसका भौगोलिक अध्ययन हम ग्लोब के माध्यम से करते हैं। अक्षांश रेखा से हम केवल दूरी ज्ञात करते हैं। इसमें दो अक्षांश रेखाएं शामिल नहीं करते। इनमें जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं शामिल नहीं करते, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसलिए अक्षांश रेखाएं जो होती हैं हमारी 179 होती हैं। ये जो ग्लोब पर जो पश्चिम से पूर्व रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, इन्हें हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। पृथ्वी के ये बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, जिन्हें हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी के दो बराबर भागों में विभाजित होती हैं। ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण रेखा में एक एक डिग्री दो अक्षांशों बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। एक डिग्री और दूसरी डिग्री के जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। और इन दूरी के बीच को हम किस नाम से जानते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो जोन के नाम से जानते हैं। ठीक, अक्षांशों के माध्यम से हम कटिबंधों का पता लगाते हैं। कटिबंधों को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये जैसा कि किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश या अक्षांश रेखाएं नहीं हो सकती। ध्रुवों पर 90 डिग्री अक्षांश रेखा की स्थिति होती है। ग्लोब पर कभी कभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं
अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। इन्हें हम, जैसा कि इन सूर्य जो होता है वो 21 जून को कर्क रेखा के एकदम जब ऊपर आ जाता है, तब इसका इसका कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के एकदम ऊपर पहुंच जाता है तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर, यही इसके विपरीत 22 जो प्रक्रिया होती है वो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जब मकर रेखा के सर्वोत्तम ऊंचाई पर सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दूरी ज्ञात करने के लिए हम अक्षांशों का प्रयोग करते हैं। अक्षांशों से दूरी ज्ञात की जाती है। इसमें कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। इनमें ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है। दिन रात की अवधि बढ़ती रहती है। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। जब ध्रुवों पर जाया जाए तो 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जैव विविधता की कमी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर अधिक बर्फ पाई जाती है। कमी इसलिए पाई जाती है क्योंकि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की हम बात करते हैं तो यहाँ पर शीतकटिबंधी या शीत प्रदेश अधिक बर्फ गिरती है। अधिक बर्फ होने के कारण यहाँ पर जीव जंतु निवास नहीं कर पाते। अधिक बर्फ के कारण जो भी जीव जंतु, जैसे यहाँ पर अधिक शीत शीत प्रदेश में जो पशु पाया जाता है, रेंडियर भालू पाया जाता है, तो वो इस सर्दी को, इस तापमान को सहन कर लेता है, इसलिए वहां पर वो ये निवास करते हैं। बाकी जो भी जीव जंतु या पक्षी पाए जाते हैं वो इस प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश चले जाते हैं। बात उठती है जब इस यहाँ का टेम्परेचर दिसंबर और जनवरी में कम होने लगता है। दिसंबर और जनवरी में जो इसका टेम्परेचर होता है वो अधिक हो जाता है और इसके बाद का जो टेम्परेचर इसमें मई जून के आसपास जो इसका टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है। तब यहाँ पे 2, 3, 6, 8, 12, 14 8 घंटे जैसा कि सूर्य उगने लगता है और यहाँ पे लगातार दिन रहता है। यहाँ का जो मौसम, यहाँ का जो समय होता है अपने यहाँ जैसा नहीं होता है। जिस दिन अपने यहाँ सुबह सूर्य उगता है शाम को अस्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जब रात्रि होती है तो 6 महीने कंटिन्यू रात रहती है, दिन होता है तो कंटिन्यू दिन रहता है। यहाँ पर मौसम तापमान में जब कमी हो जाती है तब जो बाहरी यहाँ के जो पशु पक्षी दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं पुनः वापस आ जाते हैं और यहाँ पर निवास करने लगते हैं। जो यहाँ पर घास होती है वो अधिक बर्फ होने के कारण जमीन में जमी रहती है, जम जाती है और जब बर्फ पिघल जाता है तब यहाँ की घास बिल्कुल गद्दे जैसे कार्य करती है और यहाँ पे जो पेड़ होते हैं बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। बात करते हैं अक्षांशों से दूरी ज्ञात की जाती है। इनमें ध्रुव को जाने पर तापमान की कमी होती है, दिन रात की अवधि बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जैव विविधता की कमी रहती है क्योंकि यहाँ पर अधिक बर्फ पाई जाती है। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, दो अक्षांशों की दूरी, जो बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। जो अक्षांश रेखाओं से हम केवल दूरी ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं। जो देशांतर रेखाएं हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये दक्षिणी वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। जो देशांतर रेखाएं से हम समय ज्ञात किया जाता है। भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है वो पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखा खींची जाती है। इसे हम दूरी
काल्पनिक रेखा दूरी बताती है, इन्हें देशांतर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। देशांतर रेखाएं सामान्यतः समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 1 डिग्री पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। यदि हम कोई व्यक्ति 1 डिग्री पार करता है तो उसको 4 मिनट का समय लगता है। भारतीय मानक समय रेखा जो विश्व के मध्य से निकलने वाली रेखा जो लंदन से निकलती है, जिससे समय की गणना ग्रीनविच रेखा से की जाती है। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो विषुवत रेखा हम बात करते हैं, ये विषुवत उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की जो ठीक बीचों बीच पृथ्वी के धरातल पर जो वृत्त खींचा जाता है, उसे काल्पनिक वृत्त या विषुवतीय वृत्त कहते हैं। अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं? तो अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर खींचे गए वृत्तों को कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर होने के कारण ये एक दूसरे से भी समांतर होते हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, अक्षांश वृत्त छोटे होते रहते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी की बात करते हैं तो 111.32 जो है दूरी होती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच को गोरे कहा जाता है। एक देशांतर 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच की जो दूरी होती है 111.32 होती है, इसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। 111.32 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो एक देशांतर 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच की दूरी होती है, जिसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर खींचे गए वृत्त को कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर होने के कारण एक दूसरे से भी समांतर होते हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, अक्षांश वृत्त जो होते हैं वो छोटे होते रहते हैं। कर्क वृत्त किसे कहते हैं? धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर जो खींची गई काल्पनिक वृत्त रेखा होती है, उसे हम कर्क वृत्त रेखा कहते हैं। मकर वृत्त रेखा किसे कहते हैं? मकर वृत्त रेखा धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त होता है, उसे हम मकर वृत्त कहते हैं। अगला पॉइंट है आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? धरातल पर उत्तरी गोलार्ध से विषुवत रेखा दो रेखा से 66.5 डिग्री कोणीय जो दूरी होती है, जो कोणीय दूरी खींची हुई होती है, उसे हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? तो आर्कटिक वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी को जो दूरी खींची जाती है, उसे हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। भारत का कुछ पॉइंट हैं जिससे कि उन पॉइंटों को अच्छे से हमको याद करना है, अच्छे से पढ़ना है। जैसा कि पहला पॉइंट है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। समय तटबंधों के आधार पर समय संसार 24 तटबंधों में विभाजित किया गया है। मानक माध्यान्ह रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो इलाहाबाद से नैनी से गुजरती है। गणितीय दृष्टि से पृथ्वी को एक जियार्ड कहा जाता है। आर्कटिक रेखा उत्तरी ध्रुव पर स्थित है या ठंड अधिक पड़ती है। अंटार्कटिक रेखा दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। अक्षांश रेखाओं का जो मापन होता है डिग्री में किया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा वाली जो रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब जो भूमध्य रेखा को एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उस रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को
हम देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 तथा देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं को का जो माध्यान्ह रेखा देशांतर रेखा को माध्यान्ह रेखा कहते हैं। कटिबंध के बारे में चर्चा करते हैं तो अक्षांश वृत्त एक विशेष महत्वपूर्ण वृत्त है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के 7 तटबंधों की सीमाएं बनती हैं, जिन्हें हम 5 मुख्य तटबंधों में विभाजित करते हैं। उष्णकटिबंधीय, जैसा कि पहला उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य के जो भाग होता है उसे हम मकर रेखा उष्णकटिबंधीय रेखा कहते हैं। यह सूर्य की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, अतः यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। ये उष्णकटिबंध है। उष्णकटिबंध एक बार फिर सुनिएगा, क्या विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच ये रेखा होती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय या कर्कवृत्त से उत्तरी ध्रुव तक स्थित है। उत्तरी शीतकटिबंध या उत्तरी ध्रुववृत्त से उत्तरी ध्रुव तक स्थित है। दक्षिणी समशीतोष्णकटिबंधीय या मकर वृत्त से दक्षिण ध्रुव वृत्त तक इस भाग में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी शीतकटिबंधीय उत्तरी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक ये फैला हुआ है। प्रमुख माध्यान्ह रेखा या ब्रिटेन की राजधानी लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच उपनगर से लिया गया है। यहाँ पर बहुत बड़े वेधशालाएं या बहुत बड़ी वेधशाला बनी हुई हैं, जहाँ से ये ग्रीनविच उपनगर से गुजरने वाली माध्यान्ह रेखा जो होती है, ये प्रमुख माध्यान्ह रेखा में हम माध्यान्ह रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। माध्यान्ह रेखा को ब्रिटेन की राजधानी लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच उपनगर में गुजरने वाली माध्यान्ह रेखा होती है, उसे हम प्रमुख माध्यान्ह रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। देशांतर और समय के बारे में हम चर्चा करते हैं तो यह पृथ्वी गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य उदय नहीं होता। किसी स्थान पर सूर्य का जो उदय का समय है वो तो किसी स्थान पर दोपहर या तीसरे स्थान पर सूर्यास्त होता है। तो चौथे स्थान पर आधी रात पृथ्वी का एक परिक्रमण जो होता है 24 घंटे में पूरा होता है। 24 घंटे में देशांतर के 360 डिग्री सूर्य के ठीक सामने से निकल जाते हैं। इस प्रकार हम 1 घंटे में देशांतर के 360 डिग्री या 360 डिग्री अंश सूर्य के सामने से होकर गुजरते हैं। एक अंश देशांतर को पार करने में या उसके ठीक सामने से गुजरने में 4 मिनट लगते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अंश देशांतर के अंतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व से पहले निकलता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में चर्चा करते हैं तो पृथ्वी गोल है। एक प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करते समय हम पहुंच सकते हैं या जा सकते हैं। यदि पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पार करने पर घड़ी की 1 घंटा आगे करना होगा। पश्चिम से की ओर यात्रा करते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पार करने पर घड़ी को 1 घंटा पीछे करना होगा। तो आज का जो टॉपिक था ये अक्षांश, देशांतर और ग्लोब, इसके बारे में हमने चर्चा किया। आगे हम अगले लेसन के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे।
जैसा कि ब्लॉग से जो भी हमको जानकारी मिली या आप लोगों ने पढ़ा, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और इसको इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे या इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट हैं उनको आप अच्छे से नोट करेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।